Hello students, I Jagdish Singh welcome you all in EduSet broadcast. आज हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स से एक टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे और एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन कि किस प्रकार से डीएनए से आरएनए बनता है या डीएनए पर आरएनए बनता है, ये हम डिस्कस करेंगे. स्कोप ऑफ द लेक्चर टू नो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. इस प्रोसेस में हम ट्रांसक्रिप्शन को जानेंगे या इस लेक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन को जानेंगे. टू नो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्या ज़रूरतें ट्रांसक्रिप्शन की हो सकती हैं ये भी जानेंगे. टू नो द नीड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत क्या है. टू नो द आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए प्रोसेसिंग भी हम देखेंगे. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेक्चर. आफ्टर दिस लेक्चर you will be able to understand how does transcription takes place, किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन होता है. what are requirements of transcription, ट्रांसक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. how does RNA processing take place, किस प्रकार से जो RNA processing है वो होती है. ट्रांसक्रिप्शन, dear students, the process of formation of RNA from DNA is called ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए से आरएनए का बनना या डीएनए की सरफेस पे आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है. द प्रोसेस वाज स्टडीड बाय जेरार्ड हरविट्ज और सैमुअल बी विस एंड एंड्री स्टीवंस इन लेट 1950s. इस प्रोसेस को स्टडी किया सबसे पहले जेरार्ड हरविट्ज ने, सैमुअल बी विस ने और एंड्रे स्टीवंस ने लेट 1950s में. द प्रोसेस अकर्स इन न्यूक्लियस, जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में कंप्लीट होता है. प्यारे विद्यार्थियों, मैकेनिज्म हम ले सकते हैं. द प्रोसेस अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स. कौन कौन से स्टेप्स इस प्रोसेस में हो सकते हैं. नंबर 1, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट डीएनए. सबसे पहले ज़रूरी है आरएनए पॉलीमरेज का डीएनए पे जुड़ना या डीएनए पे बनना. एक्सपोजर ऑफ डीएनए बेसिस, डीएनए बेसिस का आरएनए फॉर्मेशन के लिए एक्सपोज होना, यानी जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड बेस पेयरिंग, क्योंकि डीएनए के अंदर है हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजिनस बेसिस के दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजिनस बेसिस के साथ होते हैं, तो उनका एक्सपोज होना, उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का टूटना ज़रूरी है, सो दैट जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है या सेंस स्ट्रैंड है या एक स्ट्रैंड जिस पे आरएनए सिंथेसिस हो सकता है वो फ्री हो सके, एक्सपोज हो सके. एक्टिवेशन ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स. आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स क्योंकि मोनोफॉस्फेट कंडीशन में साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, लेकिन आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनका एक्टिवेट होना यहाँ ज़रूरी है. बेस पेयरिंग एंड डीफॉस्फोराइलेशन. बेस पेयरिंग यानी जो एक्टिवेटेड आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका एक्सपोज्ड डीएनए के नाइट्रोजिनस बेसिस के साथ पेयरिंग होना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनना और उसके बाद डीफॉस्फोराइलेशन होना, यानी जो ट्राइफॉस्फेट कंडीशन है उससे वापस मोनोफॉस्फेट कंडीशन में आना. पॉलीमराइजेशन यानी जुड़ना उन न्यूक्लियोटाइड्स का, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का जो बेस पेयरिंग कर चुके हैं ओवर द एक्सपोज्ड डीएनए नाइट्रोजिनस बेसिस. सेपरेशन ऑफ आरएनए चेन, और आरएनए चेन का डीएनए से अलग हो जाना, कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाना. प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए इज द अल्टीमेट प्रोसेस. सो लेट अस टेक वन बाय वन. बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एज द सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस का सिग्नल साइटोप्लाज्म से प्राप्त होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद प्रोमोटर साइट ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स. डीएनए डबल हेलिक्स की प्रोमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज जाकर के जुड़ जाता है. The enzyme recognized the promoter site by its sigma factor in prokaryotes and transcription factors in eukaryotes. प्रोकैरियोट्स में ये फैक्टर नोन है जिसे सिग्मा फैक्टर कहते हैं. यूकैरियोट्स में ये फैक्टर नोन नहीं है, बट देयर इज सम फैक्टर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ प्रोमोटर साइट बाय आरएनए पॉलीमरेज. द प्रोमोटर फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज एंड प्रोमोटर साइट टुगेदर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. ये तीनों प्रोमोटर फैक्टर जो सिग्मा फैक्टर था इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स,
some other factor in eukaryotes. RNA polymerase जो एंजाइम है responsible for polymerization of न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ RNA. प्रोमोटर साइट यानी जिस साइट पे RNA पॉलीमरेज जाकर के जुड़ता है, तीनों मिल करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसे हम ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं. द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एट 3 एंड ऑफ DNA. DNA के 3 एंड पे ये होता है क्योंकि जो RNA का सिंथेसिस है वो भी 5 एंड से 3 एंड की तरफ होता है. तो DNA का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अवेलेबल होगा इस सिंथेसिस के लिए वो 3 एंड पे होगा, यानी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एट 3 एंड ऑफ DNA. प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. इसमें प्रोमोटर साइट येलो कलर की शो की गई है और उस प्रोमोटर साइट पे RNA पॉलीमरेज एंजाइम अलोंग विद द ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर फैक्टर सिग्मा आ रहा है जुड़ने के लिए. और जैसे ही ये प्रोमोटर साइट पे जुड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ RNA विल अकर एट द DNA in front of the initiation complex. इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के सामने जो RNA का सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाएगा. सेकेंड, एक्सपोजर ऑफ DNA बेसिस. जो सेकेंड स्टेप है वो है एक्सपोजर ऑफ DNA बेसिस. द RNA पॉलीमरेज मूव्स अलोंग द DNA एंड कॉजेज अनवाइंडिंग एट द ओरिजिन साइट. सबसे पहले ओरिजिन साइट पे अनवाइंडिंग यानी अनकॉइलिंग विल अकर ऑफ द DNA. DNA के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो अलग हो जाएंगे उस छोटे से पोर्शन में जहां RNA पॉलीमरेज शुरू में आकर के जुड़ा है, जिसे ओरिजिन साइट कहते हैं. वन ऑफ द अनवाइंडेड स्ट्रैंड्स एक्ट एज सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड फॉर द बेस पेयरिंग विद राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. द अदर स्ट्रैंड इज कॉल्ड एंटी सेंस और नॉन सेंस और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड. जो दूसरा स्ट्रैंड है वो एंटी सेंस या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है. थर्ड स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ RNA न्यूक्लियोटाइड्स. जो RNA न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका भी एक्टिवेट होना ज़रूरी है बिफोर द बेस पेयरिंग. इनएक्टिव राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स आर फॉस्फोराइलेटेड इनटू एक्टिव राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज. यहाँ जो एंजाइम कैटलाइज करता है रिएक्शंस को वो है राइबोफॉस्फोराइलेज. ATPs आर कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस. इस प्रोसेस में भी ATPs की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में लिया था. राइबो मोनोफॉस्फेट्स प्लस ATP ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं राइबो ट्राइफॉस्फेट्स प्लस AMP. यानी जो ATP है वो अपने 2 फॉस्फेट PPI हम कह सकते हैं राइबो मोनोफॉस्फेट्स को हैंड ओवर करके खुद AMP मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और राइबो मोनोफॉस्फेट्स को ट्राइफॉस्फेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. आप देख सकते हैं पिक्चराइजेशन कि किस प्रकार से रिएक्शंस होती हैं. AMP प्लस ATP यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस ATP फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. यानी जो ATP यहाँ रिएक्टेंट का काम कर रहा है उसने अपने 2 फॉस्फेट AMP को दे दिए और वो खुद AMP में कन्वर्ट हो गया और जो AMP है उसको ATP में कन्वर्ट कर दिया. GMP प्लस ATP इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेज ये कन्वर्ट हो जाता है GTP प्लस AMP. यानी जो मोनोफॉस्फेट है वो 2 फॉस्फेट ATP से लेकर गुइनिडिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और जो ATP है वो खुद AMP बन जाता है. CMP यानी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट प्लस ATP ये देता है साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट प्लस AMP. यूरिडिन मोनोफॉस्फेट यानी UMP विद ATP इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज कन्वर्टेड इनटू UTP यानी यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट प्लस AMP. तो ये स्कीम रिएक्शंस का आपके सामने स्क्रीन पर आपने देखा. नेक्स्ट स्टेप है बेस पेयरिंग एंड डीफॉस्फोराइलेशन. द ATP, UTP, CTP and GTP are paired with thymine, adenine, guanine, cytosine of the sense strand of the template with H bonding according to Watson and Crick model. जैसे वाटसन और क्रिक ने कहा कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, यूरेसिल हमेशा एडेनिन के साथ
और साइटिडीन हमेशा ग्वेनिन के साथ और ग्वेनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग इस प्रकार से हो जाती है। द राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स आर डीफॉस्फोराइलेटेड टू राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीफॉस्फोराइलेज। क्योंकि जो ट्राइफॉस्फेट कंडीशन है वो रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पज ऑफ बेस पेयरिंग, बट फॉर पॉलीमराइजेशन अगेन मोनोफॉस्फेट कंडीशन इज रिक्वायर्ड। तो जो ट्राइफॉस्फेट पहले बने थे वो वापस मोनोफॉस्फेट कंडीशन में आ जाते हैं और दो फॉस्फेट क्योंकि यहाँ निकलने ज़रूरी होते हैं तो उसको निकालने के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, उनका नाम है डीफॉस्फोराइलेज। द एनर्जी इज लिबरेटेड इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट होती है और वो एनर्जी आगे पॉलीमराइजेशन में यूज़ होती है, कंज्यूम होती है। रिएक्शन शो किया गया है प्यारे विद्यार्थियों, PPP यानी ट्राइफॉस्फेट, राइबोज ट्राइफॉस्फेट प्लस H2O वाटर लेकर के इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ कंज्यूम हुआ और जो ट्राइफॉस्फेट है उन्होंने दो फॉस्फेट निकाल दिए, PPI निकाल दिए, पायरोफॉस्फेट निकाल दिया और साथ के साथ मोनोफॉस्फेट रह गए पीछे जो पॉलीमराइजेशन करते हैं। एनर्जी भी इस प्रोसेस में लिबरेट हुई। दैट एनर्जी इज कंज्यूम्ड, यूटिलाइज्ड इन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट स्टेप है पॉलीमराइजेशन। द एनर्जी रिलीज्ड इन द डीफॉस्फोराइलेशन of the ribonucleoside triphosphates is utilized in polymerization of ribonucleotides on sense strand. The bonds formed are 5 to 3 phosphodiester bonds between the adjacent nucleotides. यानी जो polymerization में bond बनते हैं वो 5 to 3 phosphodiester bonds होते हैं। RNA polymerase enzyme require Mg2 positive and Mn2 positive ions as cofactors। यानी जो एंजाइम है वो एक प्रकार से उसको एक्टिवेट होने के लिए कोफैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है और वो कोफैक्टर्स यहाँ मेटल आयंस Mg2 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव हैं। द प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय RNA पॉलीमरेज। प्रोसेस जो है वो RNA पॉलीमरेज के द्वारा कैटलाइज किया जाता है। आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीन पे इलोंगेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट का बढ़ना, किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्ट आगे की तरफ बढ़ता है। जो इनिशिएशन साइट थी वहाँ से RNA पॉलीमरेज आगे की तरफ जाता है, अब ये लगभग बीच में पहुँच गया है अलोंग विद, और जो सिग्मा फैक्टर है वो अलग हो गया है, उसकी अब यहाँ ज़रूरत नहीं है। और RNA जो है येलो लाइन शो की गई है, दर्शाया गया, दिखाया गया है, वो साथ के साथ बन रहा है ओवर वन ऑफ द स्ट्रैंड जिसे सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, जो पिंक कलर का है, जो DNA में 3 and 2 5 एंड है। अनवाइंडिंग जो है वो 3 and 2 5 एंड की तरफ सेंस स्ट्रैंड में हो रही है। उसी स्ट्रैंड पे RNA का सिंथेसिस हो रहा है क्योंकि जो RNA बनता है वो भी 5 and 2 3 एंड बनता है, यानी उसका अपना फॉर्मेशन, उसका अपना पॉलीमराइजेशन 5 and 2 3 एंड होता है। तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री बेस 3 and 2 5 एंड DNA प्रोवाइड कर रहा है जिसे सेंस स्ट्रैंड हम कह सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, सेपरेशन ऑफ RNA चेन। As RNA polymerase reaches to the terminator site of the DNA, जैसे ही RNA polymerase terminator site पे पहुंचता है DNA की, the fully formed RNA is released from DNA-RNA complex. Temporarily, the RNA which is kept over the DNA is called DNA-RNA complex. और इस कॉम्प्लेक्स से जब पूरा RNA बन चुका है, RNA polymerase जब टर्मिनेशन साइट तक पहुंच चुका है, उस कंडीशन में RNA DNA कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाता है। RNA polymerase एंड सिग्मा फैक्टर आर ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द DNA। जो RNA polymerase है और सिग्मा फैक्टर हैं वो भी DNA से अलग हो जाते हैं। इन प्रोकैरियोट्स द रहो फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेशन, while in eukaryotes RNA polymerase itself can stop RNA formation। रहो फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है टर्मिनेशन के लिए प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में RNA पॉलीमरेज खुद ये काम कर देता है और वो ही RNA फॉर्मेशन को रोक देता है। अनवाइंडेड DNA गेट्स रिवाइंडेड एंड अटेन्स द ओरिजिनल शेप। जो अनवाइंडेड DNA है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है और फिर से वो दोबारा से क्वाइल्ड हो जाता है, वाइंड हो जाता है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेता है। प्यारे विद्यार्थियों, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे ही RNA पॉलीमरेज
टर्मिनेशन साइट पे पहुंचा जो ग्रीन कलर की शो की गई है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पहुंचा, आरएनए पॉलीमरेज वहाँ से अलग हो गया। अगर प्रोकैरियोट्स में ये प्रक्रिया होती है तो रहो फैक्टर भी आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा और उसने आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए से अलग किया। और अगर यूकैरियोट्स में प्रक्रिया होती है तो किसी रहो फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आरएनए पॉलीमरेज अपने आप ही अलग हो जाता है जैसे वो टर्मिनेशन साइट पे पहुंचता है। साथ के साथ जो डीएनए आरएनए कॉम्प्लेक्स है उससे आरएनए अलग हो जाता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया यहाँ कंप्लीट हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया गया है कि किस प्रकार से डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है और किस प्रकार से बेस पेयरिंग होती है। एक एक्टिविटी के माध्यम से ये पूरी प्रक्रिया यानी आरएनए का सिंथेसिस आप देख सकते हैं और ये एक्टिविटी आप खुद भी अपने आप अपनी लैब कंडीशंस में अपने घर पे भी आप तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द थ्रेड्स एंड सम कार्डबोर्ड्स। बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है और आप देखिए और आप अच्छे तरीके से जो प्रक्रिया है उसको समझ पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी एक्टिविटी जिसके माध्यम से आप आरएनए फॉर्मेशन यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया देख सकते हैं, कर सकते हैं। ये इनिशिएशन साइट है जहाँ ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होनी है। ये आरएनए पॉलीमरेज है जो प्रोमोटर साइट पे आ जाता है। जैसे ही वो प्रोमोटर साइट पे आता है वो डीएनए के अलोंग आगे की तरफ चलना शुरू करता है और जितना वो आगे जाएगा वो डीएनए की अनवाइंडिंग कोज करेगा। आप देख सकते हैं कि ये दो डीएनए के स्ट्रैंड हैं और इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ जाता है वैसे वैसे ये अनवाइंडिंग कोज करता जाता है या अनकॉइलिंग कोज करता जाता है और एक स्ट्रैंड पे आरएनए का सिंथेसिस होता जाता है। ये और आगे जाएगा, आरएनए का सिंथेसिस जो ये ग्रीन थ्रेड से शो किया गया है, ये आरएनए फॉर्मेशन उतना ही होता जाएगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा आरएनए सिंथेसिस उतना ही एक स्ट्रैंड का अनवाइंडिंग और जो पीछे का पोर्शन है वो साथ के साथ रिवाइंड होता चला जाता है या साथ के साथ हम कहें उसकी कॉइलिंग होती चली जाती है। और जब ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन साइट पे पहुंचता है तो आरएनए फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी होती है और अल्टीमेटली हम कहें कि एक कॉम्प्लेक्स यहाँ बन जाता है जिसे आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और फाइनली जो आरएनए है वो डीएनए से अलग हो जाता है जैसे ही जो आरएनए पॉलीमरेज है वो टर्मिनेशन साइट पे पहुंचता है। सो दिस इज़ द डीएनए। जैसा डीएनए था उसी ओरिजिनल फॉर्म में वो अल्टीमेटली आ जाता है। ये ध्यान रहे, अनवाइंडिंग या अनकॉइलिंग और रिकॉइलिंग की जो प्रक्रियाएं हैं वो साथ के साथ चलती रहती हैं। जितना पोर्शन अनकॉइल होता है उतने ही पोर्शन में आरएनए फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है, जिस पोर्शन की वो अनकॉइलिंग करता है उतने ही पोर्शन पे आरएनए बन जाता है और इस प्रकार से एक कंप्लीट चेन आरएनए की हमें मिल जाती है जिसे हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कह सकते हैं या हेट्रोजीनस आरएनए कह सकते हैं, एचएनआरएनए कह सकते हैं। अब क्योंकि ये क्रूड आरएनए हैं, ये आरएनए बहुत सारी प्रोसेसिंग की ज़रूरत इसको पड़ती है और वो प्रोसेसिंग क्या है आइए देखें। आरएनए जो इस प्रकार डीएनए के ऊपर बना या डीएनए से बना दैट वाज क्रूड आरएनए और ये एक्टिव आरएनए नहीं है। इस आरएनए को बहुत सारे मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। इस आरएनए को एक प्रकार से प्रोसेसिंग की ज़रूरत है और जो मॉडिफिकेशंस आरएनए के अंदर या प्राइमरी आरएनए के अंदर या हम कहें हेट्रोजीनस आरएनए के अंदर होते हैं, उन मॉडिफिकेशंस की प्रक्रिया को
प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए कहते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप हमारा ट्रांसक्रिप्शन का, प्यारे विद्यार्थियों, प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में अलग होता है और प्रोकैरियोट्स में जो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है वो अलग होती है। तो किस प्रकार से है, लेट अस टेक प्रोसेसिंग इन यूकैरियोट्स। द न्यूली फॉर्म्ड आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। जो नया बना हुआ आरएनए है डीएनए से, उसे हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। द कन्वर्जन ऑफ रॉ आरएनए इनटू एक्टिव आरएनए इज कॉल्ड आरएनए प्रोसेसिंग और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। जो रॉ आरएनए हमारे पास बना ट्रांसक्रिप्शन के बाद, या जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास बना, उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन होता है, दैट मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन और सिंपली आरएनए प्रोसेसिंग। The unwanted nucleotides are removed by the enzyme nucleases. The process is called splicing. अगर कोई अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड बीच के अंदर आ गया है, उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है और रिमूव ये किया जाता है बाय द एंजाइम्स न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस दोनों प्रकार के हो सकते हैं, एंडोन्यूक्लिएजेस एंड एक्सोन्यूक्लिएजेस। एंडोन्यूक्लिएजेस ऐसे एंजाइम्स जो बीच से उस आरएनए को काटते हैं, और एक्सोन्यूक्लिएजेस ऐसे एंजाइम जो किनारों से उस आरएनए को काटते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को काटते हैं, टू फॉर्म द फाइनल फुली एंड एक्टिव आरएनए। इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं। द यूजफुल रीजन्स रीजॉइन बाय द एंजाइम लाइगेज। जो यूजफुल रीजन्स होते हैं आरएनए के कटने के बाद, वो फिर से जोड़ दिए जाते हैं और इस जोड़ने की प्रक्रिया को कैटलाइज करता है एंजाइम लाइगेज। सम न्यूक्लियोटाइड्स मे बी मॉडिफाइड बाय न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन। कुछ जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा मॉडिफाई कर दिए जाते हैं। द कन्वर्जन ऑफ एचएनआरएनए टू एमआरएनए, द इंट्रॉन्स यानी नॉन कोडिंग पार्ट आर स्प्लाइस्ड ऑफ, द एक्सोन्स द कोडिंग पार्ट्स आर रीयूनाइटेड। यानी जो नॉन कोडिंग पार्ट्स हैं जो बीच बीच में अनवांटेडली हेट्रोजीनस आरएनए के अंदर या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर आ गए थे, उनका कटना ज़रूरी है, रिमूव होना ज़रूरी है, और वो स्प्लाइस ऑफ हो जाते हैं, कट के निकल जाते हैं। कोडिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक एक्टिव सिस्ट्रोन बन जाता है या एक्टिव एमआरएनए बन जाता है। द पोली ए टेल इज एडिड एट 3 एंड इज कॉल्ड पोली एडिनाइलेट टेल। एक 200 के करीब एडिनिन्स की टेल जुड़ जाती है 3 एंड पे, और इस टेल को हम पोली एडिनाइलेट टेल कहते हैं। द ग्वेनिन एट 5 एंड इज मिथाइलेटेड फॉर्मिंग मिथाइलेटेड हेड एट दैट एंड। जो 5 एंड होता है उस पे जो ग्वेनिन होता है वो मिथाइलेट हो जाता है, या उसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप और ऐड हो जाता है, और जो हेड इस प्रकार से आरएनए का बनता है उसे मिथाइलेटेड हेड कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यूकैरियोट्स में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो एचएनआरएनए है वो एक्टिव एमआरएनए में कन्वर्ट हुआ है, तब्दील हुआ है, बदला है। तो इसमें आप देख सकते हैं डीएनए जिसमें जीन शो किए गए हैं, एक्सोन 1 इंट्रोन 1, एक्सोन 2 इंट्रोन 2 और एक्सोन 3, यानी इसके अंदर 2 इंट्रोन हैं, 3 एक्सोन हैं। जो ट्रांसक्रिप्ट बना यानी प्री एमआरएनए बना, इसमें आप देख सकते हैं सेम एक्सोन 1 इंट्रोन ए, एक्सोन 2 इंट्रोन बी, एक्सोन 3। उसके बाद कैपिंग यानी जो प्री एमआरएनए है उसकी प्रोसेसिंग आगे शो की गई है, उसमें पहला स्टेप कैपिंग शो किया गया है, और इस कैपिंग के अंदर मिथाइलेटेड हेड जो 5 एंड पे बन रहा है वो शो किया गया है। सेकंड स्टेप है एक्सीजन ऑफ इंट्रोन्स एंड स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन्स। जो इंट्रोन्स होते हैं वो उनके अंदर एक्सीजन यानी कट लगते हैं, और स्प्लाइसिंग यानी अलग हट जाना, टूट के निकल जाना एक्सोन्स का इसके अंदर होता है। तो स्टेप्स शो कर रखा है कि इंट्रोन्स निकल गए, जो एक्सोन्स हैं, जो कोडिंग पार्ट्स हैं वो रीयूनाइट कर जाते हैं, और एक्सोन 1, एक्सोन 2, एक्सोन 3 दिखा रखे हैं किस प्रकार से आपस में जुड़ गए स्प्लाइसिंग के बाद। और अल्टीमेटली पोली एडिनाइलेशन जो लास्ट स्टेप है प्रोसेसिंग का, उसमें पोली ए टेल
यानी पॉली एडिनाइलेट टेल जो 3 एंड पे आकर के जुड़ रही है, तो इस प्रकार से जो आरएनए बनता है, यानी मिथाइलेटेड हेड एट 5 एंड, एक्सोन्स continuously after splicing of introns, and polyadenylate tail at 3 end forming the active RNA, और this is called mRNA। और ये mRNA फिर साइटोसोल को जाता है या साइटोप्लाज्म को जाता है और फिर वहाँ राइबोसोम्स पे जुड़ करके प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन आप देख रहे हैं यूकैरियोट्स में, जो प्रोसेसिंग तक शो किया गया है, दिखाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं आरएनए फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली, उसके बाद जो एमआरएनए बना है या प्री एमआरएनए बना है, उसके अंदर किस प्रकार से जो स्प्लाइसिंग हुई है इंट्रोन्स की और अल्टीमेटली एक्सोन्स आपस में जुड़ जाते हैं, और जो 5 एंड है वो मिथाइलेटेड ग्वेनिन यानी मिथाइलेटेड हेड और पोली ए टेल एट 3 एंड इज ऑल्सो शोन। सो दिस इज द फाइनल ट्रांसक्रिप्ट at the bottom of the diagram is shown. Now processing of RNA in prokaryotes. In prokaryotes, since there is no non-coding part in between the genes, genes के बीच में कोई non coding parts नहीं है, सारे के सारे coding जो sequences हैं या nucleotides हैं वो adjacent एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी unwanted uncoding या non coding part बीच में नहीं है। Hence there is no need of splicing प्रोसेस इन आरएनए प्रोसेसिंग, इसलिए स्प्लाइसिंग की कोई ज़रूरत इस प्रकार से जो प्री एमआरएनए बना है उसके अंदर नहीं है। एडिशन ऑफ पोलीएडिनाइलेट टेल एट 3 एंड एंड मिथाइलेटेड हेड फॉर्मेशन एट 5 एंड अकर्स एज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। और जो पोलीएडिनाइलेट टेल का जुड़ना है और मिथाइलेशन ऑफ द हेड एट 5 एंड, ये ऐसे ही होता है जैसे यूकैरियोट्स में संपन्न होता है। तो प्रोकैरियोट्स में भी प्यारे विद्यार्थियों आप प्लान देख सकते हैं किस प्रकार से कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन होता है। दिखा रखा है कि किस प्रकार से डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्री एमआरएनए बना, और आरएनए की प्रोसेसिंग में सिंपली 2 प्रक्रियाएं शो की गई हैं। उनमें एक मिथाइलेटेड हेड MEG एट 5 एंड एंड पोली ए टेल एट 3 एंड आर शोन। सो दिस इज द एक्टिव आरएनए formed after processing. Before end, I would like to take some of the possible questions that can be raised from this particular lecture or demonstration. इसमें पहला है what is transcription? Transcription क्या है? What is the mechanism of transcription? Transcription का mechanism क्या है? What are post transcriptional changes? कौन कौन से post transcriptional changes प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में होते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। What are functions of transcription? ट्रांसक्रिप्शन के क्या फंक्शंस हैं? तो उम्मीद है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन हमने इस लेक्चर के अंदर ली थी उससे ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है उसमें साइमल्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर द अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए, एक छोटा सा पोर्शन अनकॉइल हो जाता है, उसी पर आरएनए बन जाता है। ये प्रक्रिया आपने देखी और आपको समझ आई होगी। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।